नमस्कार, मैं जयकृति योगी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। प्रदेश के आर्थिक विकास में बागवानी का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए बहुत से किसान भाई कई तरह की बागवानी करते हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। तो इस समय प्रदेश में बागवानी से जुड़ी कौन कौन से बातों का ध्यान रखा जाए, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। पपीता जो है मैक्सिको और अमेरिका से लाई हुई फसल है। उसकी खेती उत्तर भारत में बड़े सफलतापूर्वक की जा रही है। पपीता के लिए एक अच्छी जल निकास वाली मिट्टी की ज़रूरत होती है जिसमें पानी रुके नहीं। पपीते के लिए विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पपीते की कौन सी प्रजाति का हम चयन करें जिससे कि जो है हमारा फसल अच्छे और गुणवत्ता युक्त तैयार हो। किसान भाइयों, हमारे यहाँ पपीते की प्रजाति कुर्ग हनी ड्यू, पूषा नन्हा, पूषा की तमाम प्रजातियाँ जो ओपी प्रजातियाँ, ओपन पॉलिनेटेड प्रजातियाँ हैं, वो हमारे यहाँ अच्छे से वो चलती हैं और उनका जो है प्रबंधन अच्छा होता है। हमारे यहाँ किसान भाई उसका प्रबंधन अच्छे से कर सकते हैं। किसान भाइयों से ये अनुरोध करेंगे कि वो पपीते का जो बीज है वो या तो लोकल स्तर पे सिलेक्शन से निकाली गई हो या किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से, ऐसे संस्थान से जिस पे कि भरोसा किया जाए, जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं उनसे लिया जाए। पपीते की नर्सरी के लिए ऊंची बेड तैयार करते हैं जहां पानी इकट्ठा ना हो। जिस प्रकार से प्याज या अन्य सब्जियों की नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह से नर्सरी बेड तैयार कर बीजों की बुआई करें। नर्सरी बेड में पौधा जब 25 से 30 दिन का हो जाए तब इसे पॉली बैग में लगा दें। पॉली बैग में पौधे लगाने से पौधे मजबूत हो जाते हैं और खेत में रोपने के बाद आसानी से लग जाते हैं। पपीता जो है कुल 9 महीने की फसल है। 9-10 महीने में फलत पूरा हो जाता है। इसलिए जो है बारिश के पहले ही पपीते का रोपण कर लें। रोपण के पहले गड्ढा बना लें। गड्ढा बना के उसमें सड़ी गोबर की खाद 1 टोकरी, नीम की खली मिल जाए, नीम की खली, हड्डी का चूरा, ये सब डाल के मिट्टी को बंद कर दें। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बाद जब कादे से वो खाद सड़ जाए तब इसके बाद जो है उसमें पपीते का रोपण करें। 1.8 से 2 मीटर की दूरी पर पौधे से पौधे और लाइन से लाइन पपीते की दूरी करके ही पौधे का रोपण करें, जिससे पपीते का ग्रोथ अच्छा होगा, उत्पादन अच्छा होगा। अगर दीमक का प्रकोप कहीं खेत में है तो उसमें जो है 4-8-10G नाम की दवा या और कोई टर्माइट कंट्रोल की दवा आप डाल के उसको जो है लगा सकते हैं और उससे जो है अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अगर आप ऐसी किस्म लगा रहे हैं जिसमें से कुछ किस्मों में फल आते हैं और कुछ पौधों में केवल फूल आते हैं, ऐसी किस्मों के 2 पौधों का एक साथ रोपण करें और जब फूल फल आना शुरू हो उस समय 10 फल देने वाले पौधों पर एक नर पौधा छोड़ते हुए अन्य सभी नर पौधों को काटकर निकाल दें। किसान भाई ध्यान दें, पपीते में अक्सर पाद गलन, उसकी जड़ें और उसका जो है तने अक्सर गलने की बीमारी होती है। उसमें ध्यान दें कि पपीते के खेत में कहीं पानी ना रुके। पानी अगर रुकता है तो वहाँ पे जो है इस तरह की समस्या होने लगती है। इसके लिए ध्यान देना चाहिए, अगर ऐसा कहीं पानी 1 दिन 2 दिन रुक गया तो उसके लिए जो है किसी फंगिसाइड, कार्बेंडाजिम, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन सब का 2 से 3 ग्राम पर लीटर पानी में मिला के उसका घोल ज़मीन में डाल देते हैं, जिससे कि ये बीमारी समाप्त हो जाए और पौधे जो है हमारे स्वस्थ चलें। पपीते की मेन बीमारी किसान भाई जिससे बहुत परेशान रहते हैं वो है उसका पपीते का कर्ल, गुरचा रोग। पपीते की पत्तियां कर्ल कर जाती हैं। वो जो है वायरल डिजीज़ है, वो जो है उसको रोकना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए किसान भाई हमारे पपीते के खेत में अगर एक भी पौधे में अगर इस तरह की कोई बीमारी लगती है तो उस पौधे को तुरंत खेत से उखाड़ के उसको मिट्टी में दबा दें या कहीं जला दें। इसको
करने से वो बीमारी एक से दूसरे में बढ़ नहीं पाती है। और किसान भाई हमारे जैविक दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए जो है नीम ऑयल या नीम एक्सट्रैक्ट से बनी हुई दवाएं, उनका जो है 5 से 10 ml पर लीटर पानी में मिला के उसका भी छिड़काव हम कर सकते हैं। इससे भी जो है रोग का रोकथाम होता है और फसल हमारी सुरक्षित होती है। और उसमें जो है कोई इंसेक्टिसाइड जो कि बैन ना हो, उसमें जो है आप 1 से 1.5 ml या 2 ml पर लीटर पानी में मिला के करेंगे। हर प्रजाति का अलग अलग डोज है, उस हिसाब से आप उसको मिला के उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे जो है हमारा फसल सुरक्षित रहेगा और उस पर किसी प्रकार का कोई डिजीज नहीं लगेगा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। कम लागत में तैयार होने वाली इस फसल की खेती से किसान अच्छी आय कमा सकते हैं। इस फसल की खासियत यह है कि इसकी एक बार बुआई के बाद 4 साल तक उत्पादन मिलता है। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हो तो कैसे करें इसकी खेती, इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सिवनी के डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर। सहजन बहुवार्षिक कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है, उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है, तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियाँ हैं, जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। इसके लिए मुनगा की खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों 1-1, 2-2 बीज एक पॉलीथिन में, छोटी छोटी पॉलीथिन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं, या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास ज़मीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। सहजन के पौध की रोपनी गड्ढा बनाकर की जाती है। खेत को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसमें 2.5 × 2.5 मीटर की दूरी पर 45 × 45 × 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं तथा रोपाई के लिए वर्षा होने तक का इंतजार किया जाता है। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए गए पौधे हैं, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर, जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को, छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है, इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें।
और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियां भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं और इसके पत्तों को हमें जैसे हम चने की भाजी खाते हैं उस रूप से हम खा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र, सीहोर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। सोयाबीन की उन्नत जातियों की बोनी करें, जैसे RVS 14, RVS 24 एवं RVS 18, JS 2034, JS 2029, JS 2098, JS 9305, JS 9560, JS 9752, JS 2069 आदि। इसके लिए सीड कम फर्टी सीड ड्रिल का प्रयोग किया जा सकता है। मक्का की जल्दी पकने वाली किस्में जैसे JM 8, JM 12 आदि कतार से कतार विधि से बोनी करें। अरहर की उन्नत जातियां जैसे TJT 501, जवाहर अरहर 4, आशा, JKM 7 एवं 189 आदि बोएं। सोयाबीन एवं अन्य दलहनी फसलों के बीजों की राइजोबियम कल्चर 5 ग्राम, PSB 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार कर जल निकास की व्यवस्था कर बुवाई करें। धान की उन्नतशील जातियां शीघ्र पकने वाली जैसे JR 345, JR 201, पूर्णिमा तथा मध्यम अवधि की IR 64, IR 54, माधुरी, क्रांति, महामाया, पूसा, बासमती आदि का रोपा डालें। धान की रोपाई वाले कुल क्षेत्र के लगभग 1/10 भाग में नर्सरी तैयार करें। इसके लिए मोटा धान वाली किस्मों की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या पतला धान की किस्मों की मात्रा 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज डालें। कि स्वचालित धान रोपाई मशीन से रोपाई करने के लिए मैट टाइप नर्सरी डालें। वर्षाकालीन सब्जियों हेतु पौधा तैयार करें। नर्सरी तैयार होने के उपरांत मिर्च, बैगन और फूल गोभी की रोपाई करें। कद्दू, वर्गीय, लौकी, करेला इत्यादि बेल वाली फसलों को बाड़ी में लगाएं। किसान भाइयों को सलाह है कि साग सब्जी लगे खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। अदरक, हल्दी, भिंडी एवं बरबटी की निंदाई गुड़ाई करें। नए फल वृक्षों को लगाने का कार्य आरंभ करें। केले के पौधे की रोपाई का कार्य आरंभ करें। बगीचों के निकास नालियों की मरम्मत कर ठीक कर लें। पशुओं को साफ पानी पिलाएं। गलघोटू एवं लंगड़ी रोग से बचाने हेतु मवेशियों का टीकाकरण करवाएं। पशुपालक नालियों की सफाई पर विशेष ध्यान दें। 4 माह से अधिक उम्र की बकरियों को गोटप्लेट रोग से बचाने हेतु टीकाकरण करवाएं। मुर्गियों को रानीखेत बीमारी से बचाने के लिए पहला टीका F1 7 दिनों के अंदर, दूसरा टीका
R2V 8 सप्ताह की उम्र में लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव बरही, जिला जबलपुर के किसान रोहन यादव ने। आपने मुर्रा नस्ल की भैंस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो रोहन यादव जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। भारत में भैंस पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण यह भैंस आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419215 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।